Hello everyone, welcome back to our channel, the Pharma Pathshala. Today's topic is the measles. Measles is another topic of the your subject social pharmacy and ये फोर्थ चैप्टर है आपका, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको चिकन पॉक्स पढ़ाया हुआ है. ठीक है, आज की जो डिजीज़ है जिसको मैं आज आपको डिस्कस करूँगी वो है मीजल्स. मीजल्स इज़ known as or you can say that the another name of the measles are the rubeola. ठीक है, मीजल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मीजल्स एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है. ठीक है, वायरस के थ्रू जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वायरल इन्फेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो मीजल्स इज़ द वन टाइप ऑफ द वायरल इन्फेक्शन और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होता है, इसलिए आपके सिलेबस में ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में मेंशन किया गया है. ठीक है, मीजल्स. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होता है. ठीक है, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अफेक्ट करता है, लाइक ये स्किन को भी अफेक्ट करता है. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मीजल्स इज़ अ चाइल्डहुड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ वायरस. एक तरह से ये क्या कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइटली कॉमन होता है चाइल्डहुड में. ठीक है, चाइल्डहुड में इसके होने के जो चांसेस होते हैं वो कॉमन होते हैं. ठीक है, मोस्टली ये केस को अफेक्ट करता है, चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है. ठीक है, तो मीजल्स क्या है? अगर जनरली आपसे पूछा जाता है कि मीजल्स क्या है, मीजल इज़ द वन टाइप ऑफ द वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का टाइप है ये और रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है. ठीक है, और मीजल्स क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के थ्रू हो रहा है ये इन्फेक्शन. ठीक है, और मोस्टली ये किस में होता है? चाइल्डहुड के केस, चाइल्डहुड में होता है, यानी चिल्ड्रन में इसके केसेस क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं. एंड अनदर नेम ऑफ द मीजल्स इज द रूबियोला. ओके, so students, measles, the another name of the measles is the rubeola, is a viral infection that starts in the respiratory system. ठीक है, measles जिसका दूसरा नाम रूबियोला भी है. ठीक है, ये एक तरह का क्या है? वायरल इन्फेक्शन है और जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होता है. ठीक है, सो measles इज़ अ चाइल्डहुड इन्फेक्शन. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि measles क्या है? मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? चिल्ड्रंस को. ठीक है, एंड कैन नाउ ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज बी प्रिवेंटेड विद अ वैक्सीन. ठीक है, पहले क्या था कि जब मीजल्स आया था, ये बीमारी आई थी, तो उस समय जब कोई वैक्सीन नहीं थी तो बहुत सारी जो थी, आप कह सकते हो कि इस डिजीज़ की वजह से मोर देन 200,000 जो है पीपल एक साल में जो है उनकी डेथ हुई थी. ठीक है, बट मीजल्स का क्या है कि अब वैक्सीन डेवलप हो चुकी है. सो मीजल्स सिर्फ वैक्सीन के थ्रू ही प्रिवेंट किया जा सकता है. ये एक ऐसा चाइल्डहुड इन्फेक्शन है जो कि अब हमेशा क्या किसके थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है? वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है, तो मीजल्स का अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मीजल्स क्या होता है. मीजल्स एक रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरल इन्फेक्शन है. ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही स्टार्ट होता है और ये मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है. इसको किसके थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है? वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? रूबियोला है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है कि मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है, तो यानी कि ये किसी ना किसी वायरस के थ्रू होता है. ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं उस वायरस का नाम. ठीक है, जिसके थ्रू ये मीजल्स होता है. तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको मीजल्स की कॉजेटिव एजेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मीजल्स. So next point is the causative agents. The causative agents of the measles is the morbillivirus. ठीक है, ये वायरस है morbillivirus जिसके थ्रू क्या हो रहा है? मीजल्स क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, आपको पता है कि मीजल्स इज़ अ हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कम्युनिकेबल इन्फेक्शन आप कह सकते हो, यानी कि ये बहुत ही तेज़ी से क्या होता है? स्प्रेड होता है. ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ठीक है, बाय द वायरस. और जो वायरस यहाँ पे काम कर रहा है वो क्या है? मॉर्बिली वायरस है. ठीक है, मॉर्बिली वायरस के थ्रू यह हो रहा है मीजल्स क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो मीजल्स के जो वायरस होते हैं, दिस वायरस आर रेप्लिकेट्स इन द नोज और फेरिंग्स ऑफ एन इन्फेक्टेड चाइल्ड और एडल्ट. ठीक है, ये हमेशा जो ये वायरस है ये कहाँ पे इसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है? रेप्लिकेशन का प्रोसेस इसका कहाँ पे होता है? नोज और फेरिंग्स में होता है. जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी नोज और फेरिंग्स में इसका रेप्लिकेशन होता है, यानी कि ये कहाँ ग्रोथ करता है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? डुप्लीकेशन, यानी एक जैसे एक वायरस है वो रेप्लिकेट करके दूसरा बना रहा है, तीसरा बना रहा है. ठीक है, वो अपनी ग्रोथ कर रहा है. तो वो ये जो प्रोसेस है इसकी ग्रोथ का मॉर्बिली वायरस की, वो हमेशा कहाँ पे होता है? जो भी पर्सन जो कि मॉर्बिली वायरस से इन्फेक्ट है, जिसको मीजल्स हुआ है, उसकी नोज और फेरिंग्स में ये प्रोसेस होता है इनकी रेप्लिकेशन का. सो
इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीजेस और टॉक, द ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर एंड अदर पीपल में इनहेल देम। ठीक है, हमेशा ये इन्फेक्शन, आपको पता है कि मीजल्स क्या है, एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है या एक हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल है यानी कि ये हमेशा क्या होगा, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये होगा, ट्रांसफ़र होगा, कम्युनिकेट होगा। ठीक है, तो ये किस, आपको पता है कि जब भी कोई डिजीज़ एक से दूसरे के पास जा रही है तो उसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस मोड द डिजीजेस कैन ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, मीजल्स किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ वायरस तो है, वायरस के थ्रू ये मीजल्स बीमारी डेवलप हो रही है। बट ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जा रहा है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी मीजल्स हुआ है, ठीक है, वो कफ करेगा, स्नीजेस करेगा या वो किसी नॉर्मल पर्सन से बात कर रहा है, तो जो भी उसके ड्रॉपलेट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो एयर में स्प्रेड हो जा रहे हैं। ठीक है, और स्प्रेड हो रहे हैं और जो भी दूसरा बंदा दूसरा पर्सन उसको इनहेल कर रहा है उसे भी क्या हो रहा है, मीजल्स हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंड आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो इनके ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें मॉर्बिली वायरस प्रेजेंट होता है, वो ड्रॉपलेट्स अगर सरफेस पे भी कहीं स्प्रेड हुए हैं तो वो वहाँ पे बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि घंटों तक क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और कंटाजियस होते हैं, यानी कि अगर 1 घंटे तक वो ड्रॉपलेट कहीं सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी पर्सन ने वहाँ उस सरफेस को टच कर दिया, ठीक है, और उस टच, वो जो उसकी फिंगर है, इन्फेक्टेड फिंगर है, उस फिंगर से उसने अपने माउथ, नोज़ को या आइज़ को रब कर दिया, ठीक है, तो वहाँ से ये क्या हो रहे हैं, ये वायरस स्प्रेड हो जा रहे हैं दूसरे पर्सन को। ठीक है, यानी कि वो दूसरा पर्सन भी क्या हो रहा है, मीजल्स से सफ़र करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, वायरस कौन सा है, मॉर्बिली वायरस है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है कि हमेशा ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द कफ्स, स्नीजेस और टॉक्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है या वो बात कर रहा है किसी से, तो वहाँ पे ड्रॉपलेट के थ्रू ये क्या हो रहे हैं, एयर में फैल रहे हैं और फिर वहाँ से ये क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मीजल्स। सो मीजल्स स्टार्ट विद द कोड लाइक सिम्टम्स। सो मीजल्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जो इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो जनरली, जो अगर हमें कॉमन कोल्ड हो रहा है, ठीक है, उसमें जैसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वैसे ही क्या होता है, मीजल्स में भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट्स अराउंड 10 days आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, जब भी आपको इन्फेक्शन होगा, यानी जब आपको मीजल्स का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा उसके 10 days बाद उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये कोल्ड के सिम्टम्स से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, कोल्ड के सिम्टम्स से स्टार्ट होके ये कहाँ तक जाता है, बॉडी में रैशेस तक डेवलप हो जाते हैं मीजल्स के। ठीक है, और ये जो इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दिस डिजीज लास्ट फॉर अबाउट 7 to 9 days। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स मीजल्स के क्या होते हैं। सो द इनिशियल सिम्टम्स आर, so students, the sign and symptoms of the measles typically include the high grade fever तो होगा ही होगा, आपको पता ही है कि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन जा रहा है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करेगी उसके अगेंस्ट, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, तो हाई ग्रेड फीवर इज़ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द मीजल्स एंड आफ्टर दिस द रनिंग और ब्लॉक्ड नोज। ठीक है, या तो आप जो भी पर्सन मीजल्स से सफ़र कर रहा है उसकी नोज़ क्या होगी, रनी होगी, यानी बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होंगे नोज से, एंड या तो फिर वो क्या होगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी। ठीक है, एंड आफ्टर दिस स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना। ठीक है, एंड वाटरी आइज। ठीक है, अब आंखों में बार बार पानी आएगा। पफी आईलिड्स, जो पलकें हैं वो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, रेड एंड सोर आइज दैट आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, आइज क्या होंगी, रेड हो जाएंगी। ठीक है, एक तरह से पेन होगा, सोर होगी, सेंसिटिव हो जाएंगी और लाइट से ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करेंगी अगर किसी के अंदर मॉर्बिली वायरस एंटर कर गया है। एंड आफ्टर दिस टाइनी वाइट स्पॉट्स विथ ब्लूइश वाइट सेंटर्स ऑन अ रेड बैकग्राउंड फाउंड इनसाइड द माउथ ऑफ ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स। ठीक है, इतना बड़ा सेंटेंस आप सोच रहे होगे कि ये क्या लिख दिया मैम ने। ठीक है, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक स्पॉट डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट का मतलब क्या है
कि जो भी पर्सन मीजल से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसकी जो चीक्स की इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, जस्ट चीक्स से आपका चीक्स के अंदर चले जाए यानी इनसाइड द माउथ, ठीक है, उसकी इनर लाइनिंग में क्या होगा कि एक बहुत ही छोटा सा वाइट स्पॉट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और वो वाइट स्पॉट का जो सेंटर होगा यानी जो बीच का पार्ट होगा उस वाइट स्पॉट का, वो क्या होगा, ब्लूइश होगा, ठीक है, और जो लास्ट का पार्ट होगा यानी जहाँ पे भी वो वाइट स्पॉट डेवलप होगा वहाँ वो एरिया क्या होगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा, ठीक है, इनसाइड द माउथ। तो इसलिए आप यहाँ पे ये जो पूरा सेंटेंस है ये यही बता रहा है कि जो मीजल्स होता है, मीजल्स के केस में क्या हो रहा है, कॉप्लिक स्पॉट डेवलप होता है। और कॉप्लिक स्पॉट क्या हो रहा है, कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है कि चीक्स की इनर लाइन पे डेवलप होता है, ठीक है, और वो इनर लाइन मैं यहाँ पे आपको ऐसे बता सकती हूँ कि आप मान सकते हैं कि ये चीक्स है, ठीक है, ये चीक्स की क्या है, इनर लाइन है, ओके। यहाँ पे क्या है, एक टाइनी सा स्पॉट ये डेवलप हो गया है, ठीक है, ये टाइनी स्पॉट डेवलप हो गया है, ये इसका कलर क्या है, ये वाइट है, ओके, ये टाइनी स्पॉट है, इसका कलर वाइट है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है यानी ये जो पॉइंट है इस स्पॉट का वो क्या है, ब्लूइश कलर में है, ओके, ब्लू कलर है उसका, ओके। एंड अब ये जो एरिया जहाँ पे ये डेवलप हुआ है ये पूरा एरिया, ठीक है, ये क्या है, रेड, ठीक है। तो हमेशा जो चीक्स की इनर लाइन पे जो वाइट टाइनी स्पॉट डेवलप होगा जिसके साथ क्या होगा कि उसका सेंटर क्या होगा, ब्लूइश होगा और बैकग्राउंड क्या होगा, रेड होगा, तो उस तरह के स्पॉट्स माउथ में डेवलप हो जाते हैं इन द केस ऑफ द मीजल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट भी कहते हैं। एके एंड पेन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी तो यानी टायर्डनेस आपकी बॉडी में रहेगी, ठीक है, तो रैशेस, तो ये सारे आपके क्या है, साइन एंड सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं किसकी, मीजल्स की। तो सर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द मीजल्स, जिसके अंदर मैं डेवलप करूँ बताऊँगी इंसिडेंस एंड इंडिविजुअल्स एट रिस्क, यानी कि इसके इंसिडेंस कितने हुए, ठीक है, किन के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट हुआ, ठीक है, और इंडिविजुअल्स एट रिस्क में जब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इससे जिनके लिए ये रिस्की साबित हुआ, ठीक है, मीजल्स। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स की मीजल्स ने मोस्टली किसको अफेक्ट किया था, चिल्ड्रन को अफेक्ट किया, ठीक है, और इनकी मोर्टेलिटी रेट किसमें सबसे ज़्यादा थी, चिल्ड्रन लेस देन और इक्वल टू 5 ईयर, ठीक है, 5 साल से कम या 5 साल के जो बच्चे थे उसमें ये इसकी वजह से मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो जब ये वैक्सीन नहीं आई थी, ठीक है, जब तक मीजल्स की वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी तब तक आप कह सकते हैं कि ओवर 2 मिलियन डेथ्स अकर एनुअली, ठीक है, 2 मिलियन डेथ्स हर साल हो रही थी, ठीक है। और जब मीजल्स का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 1960 में, ठीक है, तो तुरंत ही जो है डिजीज़ जो ये डिजीज़ थी जो स्प्रेड हो रही थी उसके ऊपर बहुत ही मतलब इम्पैक्ट पड़ा वैक्सीन लगने से, और मोर्टेलिटी जो रेट थी वो वहाँ से डिक्रीज़ हुई, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंसिडेंस में। सो स्टूडेंट, अगर एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम इंसिडेंट्स डेवलप करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द मीजल्स अकर्स वर्ल्ड वाइड एंड रिमेन्स अ लीडिंग कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी स्पेशली अमंग द चिल्ड्रन लेस देन इक्वल टू 5 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है। मीजल्स क्या है, अभी भी एक लीडिंग कॉज होता है, लीडिंग कॉज है डेथ का बच्चों में, ठीक है, किन बच्चों में, उन बच्चों में जिनकी एज 5 साल या 5 साल से कम है, ठीक है। अभी भी ग्लोबली क्या हो रहा है कि मीजल्स एक लीडिंग कॉज है बच्चों में डेथ का, जो कि वो बच्चे जो कि 5 साल की उम्र के हैं या 5 साल से कम की उम्र में है, ठीक है। सो द बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मीजल्स वैक्सीन ओवर 2 मिलियन डेथ्स अकर्ड एनुअली, ठीक है, जब तक कि मीजल्स की वैक्सीन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जब तक कि मीजल्स की वैक्सीन डेवलप नहीं की गई थी, तो हर साल क्या हो रही थी कि 2 मिलियन से ज़्यादा डेथ हो रही थी ग्लोबली, ठीक है, और हर साल हो रही थी, ओके। So the availability of the measles vaccinations beginning in the 1960s immediately impacted disease incidence and reduced the associated mortality rate। और जैसे ही क्या हुआ कि मीजल्स की वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई 1960s में मीजल्स की वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी, और तुरंत ही क्या हुआ कि इस डिजीज़ के ऊपर असर पड़ा, और तुरंत ही जो भी मोर्टेलिटी रेट थी मीजल्स की वजह से मरने वालों की जो संख्या थी वो तुरंत ही क्या हो गई, कम होने लगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूँ मैं एपिडेमियोलॉजी में, जो कि है इंडिविजुअल्स एट रिस्क। सो द इंडिविजुअल्स एट रिस्क इंक्लूड
चिल्ड्रेन टू यंग टू बी वैक्सीनेटेड, ठीक है। वो बच्चे जो रिस्क पे कौन कौन से लोग थे इसमें ये डिस्कस करना है। तो वो बच्चे जो कि बहुत ही छोटे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनमें क्या था, रिस्क बहुत ज़्यादा है। दोज हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड फॉर मेडिकल और अदर रीजन, ठीक है। ऐसे पर्सन, ऐसे चिल्ड्रेन और एडल्ट जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है या कोई अदर रीज़न हो सकता है, ठीक है। एंड दोज हु हैव नॉट रिसीव सेकेंड डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन, ठीक है। तो जिन्होंने सेकेंड डोज भी नहीं ली है, यानी डोज की जो वो थी, डोज की जो आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे जो डोज लेनी रहती है वो बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, तो एक डोज लगवा ली, दूसरी नहीं लगवाई, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यानी कि जिससे सेकेंड डोज मीजल्स की नहीं ली वो भी क्या थे, रिस्क पे थे, ऐसे इंडिविजुअल्स, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क में थे, वो पर्सन जिनके अंदर क्या हुआ कि प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं हुआ, वैक्सीन फेल हो गई, वो लोग भी क्या है, रिस्क में थे, ठीक है। और इसके अलावा कि ट्रेवल टू एरियाज वेयर मीजल्स इज एंडेमिक और कॉन्टैक्ट विद द इल पर्सनस अराइविंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या था कि मीजल्स के एक्सपोजर रेट को या रिस्क ऑफ द मीजल्स को बहुत बढ़ा रहा था। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि मीजल्स जहाँ पे ऑलरेडी फैला हुआ है वहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आ पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि इल है और ये वहाँ ऐसी कंट्री से आ रहा है या आप वहाँ ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिस्क पे होते हैं मीजल्स की, ठीक है। तो ये अभी आपको मैंने डिस्कस किया जो थी कि एपिडेमियोलॉजी, जिसमें मैंने 2 पॉइंट्स डिस्कस की, इंसिडेंस एंड इंडिविजुअल एट रिस्क। इंसिडेंस से मैंने डेवलप किया कि मीजल्स किस तरह से वर्ल्ड वाइड फैला, ठीक है, कौन कौन से एजेस थी जिनको अफेक्ट किया, ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद ये किस तरह से कम हुआ, ठीक है। तो और इंडिविजुअल्स एट रिस्क पे कौन कौन से लोग हैं जो कि मीजल्स जिनके लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है, जिनके लिए डेथ कॉजिंग हो सकता है, वो बच्चे जो कि वैक्सीनेशन नहीं कराया क्योंकि वो बहुत छोटे थे, उनको वैक्सीन नहीं लग सकती, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने किसी अदर रीजन, मेडिकल रीजन या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीन नहीं ली, ठीक है, या तो ऐसे लोग जिनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं डेवलप हुआ, वैक्सीन लगाने के बाद भी वैक्सीन उनके अंदर जाके फेल हो गई, ठीक है। एंड ऐसे लोग जो कि ऐसी कंट्री से ट्रेवल कर रहे थे या आ रहे थे, जा रहे थे, या ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहे थे जहाँ पे मीजल्स ऑलरेडी फैला हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द मीजल्स, ठीक है। फार्मासिस्ट का क्या रोल है डिजीज़ को प्रिवेंट करने में। So now the role of pharmacist. So first point says that the pharmacists are in unique position to educate parents on the importance of getting the measles vaccine of their children, ठीक है। फार्मासिस्ट का आपको पता है कि एक बहुत ही यूनिक पोजीशन होती है। सो स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट को हमेशा क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को एजुकेट करना है, चिल्ड्रंस के पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि मीजल्स की वैक्सीन को लगवाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट इज दैट द फार्मासिस्ट शुड ऑल्सो रिमेंबर टू आस्क फैमिलीज अबाउट देयर ट्रैवल प्लान्स टू द अदर कंट्रीज़, ठीक है। फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमेशा उसको याद रखना चाहिए कि जो भी फैमिलीज उनके पास आ रही हैं तो उनसे ज़रूर पूछे कि उनका कोई आउट ऑफ कंट्री जाने का कोई प्लान तो नहीं है, तो क्योंकि इससे क्या है कि वो उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उन्हें ये बता सकते हैं कि वहाँ पे मीजल्स फैला हुआ है, आप वहाँ पे अभी मत जाइए, अगर जा रहे हैं तो वैक्सीन लगवा के जाइए, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट सेज दैट द फार्मासिस्ट आर इनकरेज टू चेक द इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री इन देयर स्टेट, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी ये इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, हमेशा रजिस्टर किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल वैक्सीनेट हुए उस एरिया में, या फिर उस स्टेट में कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स का वैक्सीनेशन हुआ है। तो फार्मासिस्ट को हमेशा क्या करना चाहिए कि अपने स्टेट का जो रजिस्टर है जहाँ पे ये एंट्री हुई है उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चलता रहे कि कितने पेशेंट्स उनके वैक्सीनेशन हो चुका है, कितने पर्सन्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। और साथ ही साथ उनको ये भी इंश्योर करना है कि अगर वो किसी भी पर्सन को वैक्सीन दे रहे हैं तो उसको भी उस रजिस्टर में एंट्री करते जाएं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट रोल्स हैं फार्मासिस्ट के, ठीक है, जो कि मीजल्स के केस में हो सकते हैं, ठीक है।
तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, माय चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो था मीजल्स, मीजल्स के कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एपिडेमियोलॉजी एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट मैंने डिस्कस कर दिया। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और एच के बारे में स्टूडेंट्स आप जो मेरे से पूछते हो कि एच के वीडियोज़, तो बेटा एच के जो इस वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे चैनल पे, बट इट इज़ ओनली फॉर द मेंबर्स, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप दूसरे वीडियोज़ की भी डिमांड करते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स ओके, सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।